नमस्कार, मैं हूँ रानी। अब वक्त है फटाफट न्यूज़ का, जहां हम लाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट, बिना किसी देरी के, बिल्कुल सटीक और साफ शब्दों में। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की एक तस्वीर, जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जो हमारे हाथ लगे दस्तावेजों में बताया गया है। रात का अंधेरा, एक आजाद देश के राष्ट्रपति को उनके अपने बेडरूम से उनकी पत्नी के साथ मतलब घसीटकर बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल। उन्हें हथकड़ियां पहनाकर दुनिया के सामने उनकी परेड करवाई जा रही है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है। नहीं, ये एक संदेश है, एक बहुत ही क्रूर और साफ संदेश। और आज हम इसी घटना की तह तक जाएंगे। ये कहानी सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के टकराव की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी डकैती कहता है। एक ऐसी डकैती जिसके पीछे का मकसद सिर्फ तेल नहीं, बल्कि कुछ और ही था। कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ताकत के समीकरण को बदल सकता है। तो आज की हमारी गहन चर्चा का यही विषय है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस विश्लेषण के आधार पर हम ये समझें कि ये सब हुआ कैसे, और इससे भी जरूरी, ये हुआ क्यों। क्यों? हम तेल से आगे बढ़कर उन असली वजहों की पड़ताल करेंगे जिनकी तरफ ये स्रोत इशारा करते हैं। डॉलर की बादशाहत को बचाने की जंग, सोने के एक विशाल खजाने पर कब्जा, और भविष्य की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की होड़। एग्जैक्टली। और आखिर में इस पूरी कहानी का भारत जैसे देशों के लिए क्या मतलब है। चलिए फिर सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं जो किसी के भी मन में आएगा। वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। बिल्कुल भी नहीं। उनके पास रूस के दिए हुए सुखोई फाइटर जेट्स हैं, S-300 जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी हवाई हमले को रोक सकते हैं, और लाखों की फौज है। तो फिर ऐसा देश बिना एक भी गोली चलाए कुछ ही घंटों में घुटने कैसे टेक देता है? ये बात समझ से परे है। क्या पूरी सेना सो रही थी? हाँ, यही सवाल है। और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। और हमारे विश्लेषण का जवाब चौंकाने वाला है। अच्छा, वो कहता है कि ये कोई सैन्य हार थी ही नहीं। सेना ने लड़ने से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्हें लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया। मतलब? ये एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक धोखा था। स्रोत में इसकी तुलना प्लासी के युद्ध से की गई है। प्लासी का युद्ध? हाँ। मीर जाफर वाला? हाँ, बिल्कुल। जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना को तोपों से नहीं, बल्कि उनके सेनापति मीर जाफर को खरीद कर हराया था। तोपें मैदान में थी पर चली ही नहीं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एग्जैक्टली। मतलब देश को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ा गया। ये तो बहुत ही क्लासिक तरीका लगता है। हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं कि इसे अंजाम कैसे दिया गया? इसे अंजाम देने के लिए एक बहुत सोची समझी 3 परतों वाली रणनीति अपनाई गई। 3 परतें? हाँ। पहली परत थी राजनीतिक। उन नेताओं को निशाना बनाया गया जो कल तक टीवी पर अमेरिका को गालियां देते नहीं थकते थे। अच्छा। उन्हें डॉलर की गड्डियों और ताकत सा लालच दिया गया, और रातों रात उनकी देशभक्ति एक सौदे में बदल गई। और जाहिर है नेताओं के बाद अगला निशाना सेना ही होगी। जनरलों का क्या? उनके कंधों पर तो देश की रक्षा की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। और ये दूसरी और सबसे अहम परत थी। देश के बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स और जनरलों के सामने एक सीधा प्रस्ताव रखा गया। क्या प्रस्ताव था? उन्हें लाखों डॉलर, अमेरिका में आलीशान घर और एक सुरक्षित भविष्य का ऑफर दिया गया। साथ ही एक धमकी भी थी। धमकी? कि अगर तुम लड़ोगे तो हारना तय है और तुम्हें एक युद्ध अपराधी की तरह घसीटा जाएगा, लेकिन अगर तुम चुपचाप किनारे हो जाते हो तो इनाम मिलेगा। और उन्होंने इनाम चुना। और दुख की बात यह है कि कई लोगों ने वर्दी, सम्मान और मुल्क से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट को चुना। तो नेता बिक गए, जनरल बिक गए, यानी सत्ता का पूरा ढांचा ही अंदर से खोखला कर दिया गया। हाँ। और तीसरी परत में सांसदों को तोड़ा गया। कई सांसदों को अगली सरकार में बड़े बड़े मंत्री पद का वादा किया गया। कमाल है। नतीजा ये हुआ कि जब हमले का वक्त आया तो न सुखोई जेट्स उड़े, न S-300 मिसाइलें चली, रडार बंद हो गए, और एक जीता जागता देश अपने ही घर के गद्दारों की वजह से बिक गया। लेकिन ये कोई पहली कोशिश तो नहीं होगी। अमेरिका इतने सालों से मादुरो के पीछे पड़ा था। नहीं, ये पहली कोशिश नहीं थी, और यही इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। हमारे दस्तावेज 2020 के एक असफल मिशन का जिक्र करते हैं। हाँ, ऑपरेशन गिदोन। बिल्कुल। तब अमेरिका ने कुछ भाड़े के सैनिकों को नावों में बिठाकर वेनेजुएला पर हमला करने भेजा था। लेकिन वो मिशन बुरी तरह फेल हो गया था। बहुत बुरी तरह। वेनेजुएला के स्थानीय मछुआरों ने ही उन सैनिकों को पकड़कर अपनी सेना के हवाले कर दिया था।
पूरी दुनिया में अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई थी। अच्छा, तो उस नाकामी से उन्होंने सबक सीखा। बिल्कुल। उस नाकामी से CIA और ट्रंप प्रशासन ने ये सीखा कि बाहरी हमले से इस देश को जीतना मुश्किल है। असली तरीका है देश को अंदर से खरीद लो। और इस बार उन्होंने वही किया। हमारे हाथ जो विश्लेषण लगा है वो इस तेल की कहानी को सिर्फ एक पर्दा बताता है। हाँ, उसका तर्क है कि तेल तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, असली खेल तो कुछ और ही चल रहा है। हाँ, और वो असली खेल है पेट्रो डॉलर की सल्तनत को बचाना। इसे समझना बहुत जरूरी है। पेट्रो डॉलर? देखिए, आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत इस बात पर नहीं है कि वो क्या बनाता है, बल्कि इस बात पर है कि दुनिया का पूरा तेल व्यापार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होता है। अच्छा। जब भी कोई देश तेल खरीदता है, उसे पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं। इससे डॉलर की मांग बनी रहती है और अमेरिका घर बैठे बैठे खरबों डॉलर कमाता है। मतलब ये एक तरह का ग्लोबल टैक्स है जो अमेरिका पूरी दुनिया से वसूलता है। आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। और जो भी इस सिस्टम को चुनौती देता है, उसका हश्र बुरा होता है। जैसे? हमारा विश्लेषण सद्दाम हुसैन और गद्दाफी का उदाहरण देता है। सद्दाम का असली गुनाह ये नहीं था कि उनके पास विनाश के हथियार थे, बल्कि ये था कि वो इराक का तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचने की तैयारी कर रहे थे। एग्जैक्टली। और लीबिया के गद्दाफी तो एक कदम और आगे बढ़कर तेल के बदले सोने के सिक्के यानी गोल्ड दीनार लाना चाहते थे। अरे बाप रे। अगर ऐसा हो जाता तो डॉलर का खेल खत्म हो जाता। और हम सब जानते हैं कि उन दोनों का क्या हुआ। अच्छा, तो अब मैं समझ पा रहा हूँ। वेनेजुएला, जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, हाँ, अगर वो BRIC जैसे देशों के साथ मिलकर डॉलर में तेल बेचना बंद कर देता तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव पर सीधा हमला होता। बिल्कुल। इसलिए ये लड़ाई मादुरो को हटाने की नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर को वेंटिलेटर से बचाने की थी। ये अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य को बचाने की जंग थी। लेकिन कहानी में सिर्फ तेल और डॉलर ही नहीं है, सोना भी है। हाँ, सोना भी है। स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। हाँ, आंकड़े चौंकाते हैं। वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक की तिजोरियों में करीब 161 टन सोना रखा है, और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा है। जमीन के नीचे करीब 10,000 टन सोने का भंडार होने का अनुमान है। तेल निकालने और बेचने में तो सालों लगते हैं, लेकिन ये सोना लिक्विड कैश की तरह है। बिल्कुल। इसे तुरंत अमेरिका और पश्चिमी देशों के बैंकों में पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो अपने भारी भरकम कर्ज चुका सकते हैं और अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं। तेल, डॉलर, सोना, और इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ता है जो आज की दुनिया में शायद सोने से भी ज्यादा कीमती है, एलन मस्क। इस पूरी कहानी में उनकी क्या भूमिका है? ये इस कहानी का सबसे आधुनिक और शायद सबसे डरावना पहलू है। हमारे स्रोत ये दावा करते हैं कि वेनेजुएला की जमीन में सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि कोल्टन और लिथियम। हाँ, कोल्टन और लिथियम जैसे खनिज भी भारी मात्रा में है। ये वही कच्चा माल है जिससे हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनती हैं। ये 21वीं सदी का नया तेल है। बिल्कुल। और एलन मस्क को इसकी सख्त जरूरत है। उन्हीं को नहीं, पूरी टेक इंडस्ट्री को है। सही बात है। और यहीं पर स्रोत एलन मस्क के एक बहुत ही विवादित ट्वीट का जिक्र करता है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर लिखा था, We will coup whoever we want, deal with it। हाँ, यानी हम जिसका चाहें उसका तख्ता पलट करेंगे, इसकी आदत डाल लो। ये तो सीधी धमकी है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये ट्रंप और मस्क के बीच एक व्यापारिक सौदा था। ट्रंप को सत्ता और अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन करने का मौका मिला, और मस्क को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी खनिजों की चाबी। मतलब ये एक क्रूर कॉर्पोरेट युद्ध है। हाँ, जिसका लोकतंत्र की स्थापना से कोई लेना देना नहीं। तो ये एक पूरी प्लेबुक है, किसी देश में सत्ता बदलने का एक तय फॉर्मूला। क्या हमारे स्रोत इस फॉर्मूले के बारे में विस्तार से बताते हैं? हाँ, वो इसे अमेरिका की सत्ता परिवर्तन प्लेबुक कहते हैं। इसके 4 मुख्य चरण हैं, जो बार बार दोहराए जाते हैं। 4 चरण? पहला चरण है उस देश के मीडिया और कुछ नेताओं को खरीदकर सरकार के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बनाना। प्रोपेगेंडा। बिल्कुल, जनता के मन में जहर घोलना। ठीक है। उसके बाद? दूसरा चरण है उस देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना, इतने कड़े कि उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए, महंगाई आसमान छूने लगे और आम जनता खाने पीने की चीजों के लिए तरसने लगे, ताकि लोग सरकार के खिलाफ हो जाएं। हाँ, जब लोग भूखे प्यासे तड़पते हैं तो उनका गुस्सा सरकार पर निकलता है। और तीसरा चरण? इसी गुस्से का फायदा उठाना होगा। बिल्कुल। तीसरा चरण है इस पूरी तबाही का जिम्मेदार उसी देश के नेता को ठहराना, उसे एक तानाशाह, एक ड्रग डीलर, एक राक्षस के तौर पर पेश करना। और आखिरी चरण?
चौथा और आखिरी चरण है लोकतंत्र और मानवाधिकार बचाने के नाम पर हमला करना और अपनी एक कठपुतली सरकार बिठा देना। ये तो पहले भी हो चुका है। हाँ, हमारे स्रोत इसके लिए 1989 में पनामा के राष्ट्रपति मैनुअल नोरेगा को हटाने का उदाहरण देते हैं। उन पर भी ड्रग्स तस्करी के वही आरोप लगे थे जो आज मादुरो पर लगाए जा रहे हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन इस बार इस प्लेबुक में एक नया और आधुनिक अध्याय जुड़ गया है जो शायद पनामा के वक्त मौजूद नहीं था, टेक्नोलॉजी और साइबर हमला। हाँ, और ये सबसे खतरनाक है। कैसे? दस्तावेजों के मुताबिक मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन से ठीक पहले वेनेजुएला का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया गया था। उनके रडार अंधे हो गए, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। मतलब सेना की टुकड़ियां एक दूसरे से संपर्क ही नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल, देश को डिजिटल तरीके से पंगु बना दिया गया था। ये तो बहुत डरावनी बात है। मतलब आपका पूरा देश एक स्विच ऑफ बटन पर टिका है। यही डिजिटल गुलामी का असली खतरा है जिसकी तरफ ये विश्लेषण इशारा करता है। आज स्टारलिंक जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसका मतलब है कि एक देश का पूरा कम्युनिकेशन, इंटरनेट और डेटा किसी दूसरी सरकार के कंट्रोल में है। और वो जब चाहे एक बटन दबाकर आपको नेत्रहीन और बहरा बना सकती है। हाँ, तो ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। बिल्कुल, यही वो डर है जिसकी वजह से चीन और रूस जैसी ताकतें अपना खुद का इंटरनेट, अपना खुद का जीपीएस और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाने पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि बिना तकनीकी आत्मनिर्भरता के राजनीतिक आजादी सिर्फ एक धोखा है। तो इस पूरी घटना का असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा। बाकी दुनिया, खासकर लैटिन अमेरिका के देश इसे कैसे देख रहे हैं? वहाँ डर का माहौल है। देखिए, अमेरिका की एक बहुत पुरानी नीति है जिसे मुनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं, 1823 वाली। हाँ, उस नीति का सीधा साधा मतलब ये है कि पूरा लैटिन अमेरिका अमेरिका का बैकयार्ड यानी उसकी जागीर है। वहाँ कोई और बाहरी ताकत, चाहे वो रूस हो या चीन, दखल नहीं दे सकती। और मादुरो ने वही करने की कोशिश की। इस विश्लेषण के मुताबिक मादुरो की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये थी कि उन्होंने चीन और रूस से नजदीकियां बढ़ाकर अमेरिका की इस 200 साल पुरानी जागीरदारी को चुनौती दी थी और उन्हें इसकी सजा मिली। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण से कुछ सबक निकालना चाहें, खासतौर पर भारत जैसे देशों के लिए, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 बड़े और साफ सबक निकलते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक तो ये है कि असली खतरा सरहद पार से नहीं, बल्कि घर के अंदर बैठे गद्दारों से होता है। हाँ, इतिहास गवाह है, कोई भी बड़ी लड़ाई अपनों की गद्दारी के बिना नहीं हारी जाती। दूसरा सबक आत्मनिर्भरता का होगा, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। निश्चित रूप से अपनी मुद्रा, अपना पेमेंट सिस्टम और सबसे जरूरी अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का होना कितना जरूरी है, ये इस घटना ने साफ कर दिया है। वरना आपकी आजादी किसी और के हाथ में एक स्विच की तरह होती है। और तीसरा और सबसे कड़वा सबक ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया एक जंगल की तरह है। यहाँ शक्ति ही सत्य है। इस जंगल राज में कमजोर होना ही सबसे बड़ा अपराध है। सही कहा। इस पर मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो मशहूर पंक्तियां याद आ रही हैं, जिनका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। हाँ, वो पंक्तियां इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसका क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया में शांति और माफी की बात उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर हो। उस बेचारे का क्या जिसके पास ना जहर है ना दांत। बिल्कुल, दुनिया में ताकत की ही इज्जत होती है, सीधेपन की नहीं। इस विश्लेषण के अनुसार मादुरो की असली गलती ये नहीं थी कि वो अच्छे नेता थे या बुरे। उनकी असली गलती ये थी कि वो कमजोर थे। हाँ, उनके पास परमाणु शक्ति जैसा वो जहर नहीं था जो अमेरिका को डरा सके, इसीलिए वो कुचल दिए गए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे हाथ लगा विश्लेषण यही कहता है कि ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं थी। ये मुनाफे और धंधे की एक बेहद क्रूर कहानी थी, जहां एक पूरे देश के भविष्य का सौदा कर लिया गया। हेडलाइन में तेल था, हाँ। लेकिन असल व्यापार सोने का, डॉलर की बादशाहत का और भविष्य की बैटरी का था। बताइए। इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं। ये बहुत संभव है कि कुछ सालों बाद इसी वेनेजुएला से लूटे गए पैसे से हॉलीवुड एक शानदार फिल्म बनाए, जिसमें इस पूरी डकैती को आतंकवाद के खिलाफ एक महान और जरूरी ऑपरेशन के तौर पर दिखाया जाए। बिल्कुल। यह हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि सच क्या है। क्या सच वो है जो होता है, या वो जो ताकतवर दुनिया को